हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज की एसएससी की क्लास बहुत स्टूडेंट की डिमांड है, मैम हिस्ट्री को थोड़ा सा कंप्लीट कराइए। चलो हिस्ट्री के कुछ विद्रोह, कुछ युद्ध, कुछ कांड के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजादी की लड़ाई में क्या क्या कांड इंपॉर्टेंट रहे, कुछ जैसे चोरी चोरा कांड हो गया, जैसे अपना 1857 का विद्रोह हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, नमक आंदोलन हो गया। हुआ क्या था, कुछ आंदोलन के बारे में अपन बात करते हैं कि अंग्रेज आए थे, अंग्रेज ने हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे। अब उन अत्याचारों में हम लोग उनसे बहुत परेशान हो गए थे, हमारी जनता उनसे बहुत परेशान थी, तो इसलिए जनता क्या विद्रोह होने लगा। कुछ विद्रोह इस तरह का था कि सपोज अगर मान लीजिए जो अंग्रेज आए थे वो इतनी सेना तो वहां से लेके आए नहीं आए थे, सेना हमारी ही उनके उसमें युद्ध में लड़ती थी। तो जब हमारे इंडियन सिपाही उनकी सेना में भर्ती हुए थे तो उन लोगों को लगा कि भाई अगर सैनिक हम हैं कोई बात नहीं, बट जब पता लगता है कि जो बंदूक वो लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो है जो कारतूस भरा जाता है वो मुंह से खोलना पड़ता है, और उसमें जो ग्रीस लगाई जाती है वो ग्रीस जो है वो किससे बनी हुई है, या तो सुअर की चर्बी या मांस की चर्बी से, मतलब सुअर और गाय की चर्बी से। हमारे हिंदू और मोमडन जो मुस्लिम धर्म है दोनों के अंदर सुअर और गाय दोनों को प्रोहिबिटेड है, तो इसीलिए हम लोग को लगा कि हमको ये काम नहीं करना है। तो यहाँ के लोगों ने उसका बहुत विद्रोह किया कि हमको ये काम करना ही नहीं है। तो ऐसे करते करते जब जनता विद्रोह होने लगा तो 1857 का विद्रोह, जो सिपाहियों का विद्रोह का नाम दिया गया, वो इसी कारण से हुआ था। जगह जगह राजस्थान में भी, नीमच में, देन उसके बाद मेरठ में, देन दिल्ली में, हर जगह ये विद्रोह होने लगे। फिर बात करते हैं उससे पहले उसके बाद के विद्रोह क्या हुए कि जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि ये लोग तो इतना समझते नहीं हैं, चलो इन लोग को जो है नमक जब बनता है न, तो जो भारतीय वो नमक बना सकते हैं, अगर बनाएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा और लेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। तो हमारे इंडियंस ने भी, चाहे उसमें महात्मा गांधी जी है, बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने इस चीज का भी विद्रोह किया कि ये हमारा ही घर है, हमारा ही नमक है, इसको बनाने पे क्यों हम पे टैक्स लगाना है, क्यों ये चीजें करनी है, इसलिए हमने उसका विद्रोह किया। धीरे धीरे गांधी जी ने कहा कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब हमसे रिक्वेस्ट करिए और हम आपकी इन चीजों को नहीं मानेंगे। अवज्ञा मतलब हम इन चीजों को नहीं मानेंगे, इस वर्ड से समझ सकते हैं। सविनय मतलब रिक्वेस्टली, अवज्ञा मतलब आज्ञा को नहीं मानना है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया, बट उसको भी अंग्रेजों ने दमन कर दिया, उस विद्रोह को भी उन्होंने बंद करा दिया। चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा एक जगह थी, वहां की जेल में बहुत सारे सिपाही थे, 22 करीबन 20 से 22 सिपाही थे। तो उसके अंदर हम लोग उनसे, अंग्रेजों से इतने ज्यादा खिलाफ हो चुके थे कि हम लोगों ने क्या किया कि उनके पुलिस स्टेशन में जो पुलिस थे उन्हीं पे हमने क्या कर दिया, आग लगा दी। तो सारे के सारे पुलिसकर्मी आग में जल के राख हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारी इस चीज में स्वतंत्रता दिलाने में बहुत सहयोग किया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, मंगल पांडे, उन लोग के 1857 के विद्रोह के अंदर भी उन लोगों ने बहुत सारा किया था। चलो बात करते हैं कुछ आंदोलन के बारे में। दांडी मार्च जो नमक सत्याग्रह भी कहलाता है, तो नमक सत्याग्रह के लिए मैंने बोला था कि हमारे नमक बनाने पे उन्होंने प्रोहिबिटेड मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाया, तो गांधी ने इसका विरोध किया। गांधी जी खुद पैदल यात्रा करके चले गए थे वहां पे, साबरमती से लेके दांडी तक, और उन्होंने वहां पर नमक बना के इस कानून को तोड़ा था। चलो बात करते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा अच्छे से, और मैं कलर भी आपके अकॉर्डिंग ले लेती हूँ। चलो ये कलर लेती हूँ कि दांडी मार्च, जिसे हम नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में जानते हैं, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया था। अंग्रेज सरकार हमारे नमक हम बनाते हैं उस पर कर लगा रही थी, तो उसका विरोध के लिए था। और सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। यह ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी समेत 78 लोगों ने जो अहमदाबाद था उसमें साबरमती आश्रम से शुरू किया और दांडी तक गए थे। 12 मार्च से शुरू किया और 6 अप्रैल को तक नमक हाथ में लेकर उस कानून को तोड़ने का प्रयास किया। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था, और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून को मुक्त करने और अपना अधिकार दिलाने हेतु ये सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़े। मतलब जैसे उन्होंने कानून तोड़ा तो अंग्रेज आए और उन्हें खूब लाठियां बरसाई, पर हम लोग पीछे नहीं हटे थे।
1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल चल के इस यात्रा को नमक पर कर लगाया था, इसका विरोध किया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 31 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से यह खत्म हो गया था। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ जन संघर्ष पैदा कर दिया था। चोरी चोरा कांड, मैंने बताया था, जो पुलिस स्टेशन पे पुलिस थे, पुलिस स्टेशन पे उन लोगों ने आग लगा दी थी। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे और कुछ मर गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया गया। चोरी चोरा कांड के उपयुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। उन सबने सबको बचा लिया। 1857 का विद्रोह मैंने बताया था कि कारतूस जो है, अंग्रेज जो है वो बंदूक में बंदूक जो देते थे अपने सिपाहियों को, उसमें जो कारतूस लगा हुआ होता था उसको मुंह से खोलना होता था और उस पर ग्रीस लगा होता था सुअर और गाय की चर्बी का मांस। तो इसीलिए हमने उसका विरोध किया। सैनिकों में विद्रोह हुआ, जिसे सैनिकों का विद्रोह का नाम दिया गया था। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्ष तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्र में छोटी झड़प और आगजनी से हुआ था और आगे चलकर इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर यानी पश्चिमी बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट पर हमला करके और उसकी हत्या कर दी। मंगल पांडे ने क्या किया, एक सैनिक को, एक जो सर्जेंट थे उनको हमला करके उनको मार दिया, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा बहुत छोटी उम्र में दे दी गई थी। पैदल सैनिक रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया, 34वीं। फिर नील विद्रोह, देखिए नील की खेती। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर एक्चुअली में यूरोपीय देशों में जो हमारे यहाँ की नील है वो बहुत डिमांड होने लगी, तो उन लोगों ने सोचा कि इंडिया में नील की खेती की जाए। और जब नील की खेती होती है, जैसे नील की खेती शुरू की जाती है जिस जमीन पर, वो जमीन बंजर होने लगती। तो इस चीज से हमारी जनता उसकी विद्रोह में होने लगी कि हमें ऐसी खेती करनी नहीं है जिससे हमारा चीज तो वहां जा रही है यूरोपीय देशों में, और बट फिर हमारा जो जमीन है वो भी तो खराब हो रही है। तो इस जमीन को खराब होने से रोकने के लिए नील विद्रोह हुआ। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेज शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए तथा नील आंदोलन, पावना आंदोलन, तक्कर विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, फिर है एका आंदोलन, गोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। 1859-60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेज शासन के विरुद्ध पहला संगठित सर्वाधिक सुचारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बदली बढ़ती मांग के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादन जबरन जो है अलाभकारी खेती करवा रहे थे। कौन करवा रहे थे? अंग्रेज। किससे करवा रहे थे? हमारे भारतीय किसानों से। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठा के और उनसे थोड़े से पैसे कराकर चावल की खेती के लायक जमीन को नील की खेती के लिए उन्होंने कर दिया, जिसके कारण जो यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति करने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिला बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करते, जैसे क्रूर हत्याकांड उन पे करके और उनसे नील की खेती करवाने के लिए मजबूर करते। तो इसलिए विद्रोह किया था। फिर आता बंग भंग आंदोलन 1905। बंगाल का विभाजन हो गया, उसका विद्रोह किया और फिर बाद में विद्रोह करने के बाद वापस से उसको एक कर दिया गया। तो बात करते हैं कौन सी वाली? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसरॉय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में से बंग भंग यानी बंगाल को भंग करना के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति से का ही अंग था। इसके विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से
बंगाल के पूर्वी पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए और बंगभंग खत्म हो गया। फिर आया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का मतलब है हम लोगों ने, मतलब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हमने खिलाफत शुरू कर दी कि हमें आप लोग नहीं चाहिए, हमें हमारी शासन सत्ता ही चाहिए, तो वो कहलाता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919, जनवरी 1921, मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जनता कार्रवाई की मांग तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी कि हमें इनका खिलाफत करनी है। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, किसका था? 1920। कौन सा? सितंबर 1920। सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हो गया। होम रूल आंदोलन। होम रूल, अब देखिए ये शब्द किससे है? आयरलैंड से। होम रूल शब्द आयरलैंड के ऐसे ही आंदोलन से लिया गया जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को और एनी बेसेंट को है। भारत में 2 होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई, लीग की स्थापना हुई, होम रूल लीग की गई, जिसमें एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी और दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में करी थी। पूर्ण स्वराज की मांग। अब हमने क्या कहा कि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है, हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग हमने करी, हमारे आंदोलनकारियों के साथ में लिया हमने। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्तावित पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। नेहरू ने कहा था हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब रिक्वेस्टली, अवज्ञा मतलब हटाओ आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध था। एक था 1929 तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा और वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा या नहीं करेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर और नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अप्रैल 1919। जलियांवाला हत्याकांड बहुत ही निर्मम हत्या का उदाहरण है। जनरल डायर ने एक पंजाब में एक जलियांवाला बाग है, वहां पर बहुत लोग इकट्ठा थे और उन पर निहत्थे लोगों पर बहुत सारी गोलियां बरसाने का आदेश दिया और उन पर गोलियां चला दी। इसके कारण कई सारे लोग मारे गए, कुछ लोग ही बचे थे, 1-2 लोग, 2% लोग, सब लोग मारे गए। और इसके कारण जो है आज भी वहां जाते हो तो उसकी चीखते, मतलब मैं जैसे ही इस जलियांवाला बाग का नाम लेती हूँ मेरी रूह मतलब थोड़े से हो जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत बेचैनी सी होती है इसको सुनते से ही। तो वो आज भी जो गोलियां चली थी उसके कहते हैं कि आज भी इस पे दाग है, मतलब वो गोली चलाने की, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़े महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों पर गोलियां बरसा दी और हजारों लोगों को घायल कर दिया था, मारा भी सही, घायल भी किया। अब आता है कुछ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, जैसे तात्या टोपे, उनके बारे में बात करते हैं। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी टंट्या भील। टंट्या भील बहुत फेमस हुआ करते थे, टंट्या भील जननायक। टंट्या भील इंडियन रॉबिन हुड का नाम भी दिया जाता है, इंडियन रॉबिन हुड टंट्या भील, इंडियन रॉबिन हुड टंट्या भील। सबसे बड़े व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, बड़े योद्धा थे। आज बहुत आदिवासी घरों में टंट्या भील की पूजा करते हैं। खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा में सन 1842 के करीब भाऊ सिंह के यहाँ टंट्या का जन्म हुआ और इनकी समाधि पाताल पानी मध्य प्रदेश में है। तात्या टोपे बहुत ही क्रांतिकारी। तात्या टोपे 16 फरवरी 1814 से 18 अप्रैल 1859, 16 फरवरी 1814 से 1859, इतनी कम उम्र में मर गए थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानायक थे। 1857 के महान विद्रोह में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रेरणादायक और बेजोड़ थी।
तात्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव, याद रखें रामचंद्र पांडुरंग राव, और 1814 से 1859 रामचंद्र पांडुरंग राव। उन्हें तात्या के नाम से जानते हैं, परंतु शिवपुरी में इनका समाधि स्थल है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। रानी अवंतीबाई लोधी 16 अगस्त 1831, 20 मार्च 1858 भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी ये। कौन थी? अवंतीबाई शहीद हो गई थी 1857 की क्रांति में। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल से मुक्ति आंदोलन के सूत्रधार थी। इनका जन्म मनकेड़ी जिला सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1906, 27 फरवरी 1931, 6 से लेकर 25 साल बीत के बच्चे को मार दिया गया। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म भाबरा गांव वर्तमान अलीराजपुर जिले में हुआ था। तो इस तरीके से झलकारी बाई 22 नवंबर 1830 से लेकर मृत्यु 1890। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी झलकारी बाई। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में युद्ध करती। इनका झांसी के पास भोजला गांव में हुआ था। झलकारी बाई की समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। पिता था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1928 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा करते थे। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य रत्न की शहीद वीरांगना थी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटानी सैन्य से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है ग्वालियर में। रविशंकर शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1857 को सागर मध्य प्रदेश में हुआ। एक वरिष्ठ कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी थे। 17 अप्रैल 1946 से लेकर 15 अगस्त 1949 तक सीपी और बेरार के प्रमुख, 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक सीपी और बेरार के प्रमुख मुख्यमंत्री और 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए नए राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। फिर आता मध्य प्रदेश ने भारत को क्या क्या दिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मध्य प्रदेश की जो फेमस है हमारे इंडिया में, इसमें कितना स्थान है। मध्य प्रदेश के भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन और चना उत्पादक राज्य है। सोयाबीन और चना उत्पादक। पन्ना भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। पन्ना भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। खजुराहो मध्य प्रदेश का फेमस है। सांची, भीमबेटका जैसे विश्व धरोहर स्थल भी यही स्थित है। कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच जैसे टाइगर रिजर्व बाग भी यहीं पे है। सरिस्का नहीं, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच। साथ ही खजुराहो यहाँ का फेमस है। सांची स्तूप यहाँ की फेमस है। भीमबेटका, IIT इंदौर, IIM इंदौर और IICR भोपाल जैसे संस्थान, शिक्षा संस्थान भी योगदान दे रहे हैं। इस तरीके से मध्य प्रदेश में स्टूडेंट की रोज इंपॉर्टेंस मतलब आ रही थी। आज तो शायद मेरे को किसने लिखा था, राजश्री ने लिखा था कि मैम हमें मध्य प्रदेश के बारे में और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताइए, इसलिए आज ये क्लास मैंने आपको दी है। राजश्री, मैंने आपकी क्लास को, आपकी बात को माना है और श्री लक्ष्मी के भी ये डिमांड थी कि मैम इन चीज़ों के बारे में बताओ। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। अपने हिस्ट्री को जाना, कुछ चीज महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना। मैं फिर आऊँगी, जल्दी आऊँगी, जरूर आऊँगी। जय हिंद, जय भारत।